Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is एटनबर्ग एकाइडेना। तो हम जानेंगे एटनबरो एकाइडेना के बारे में। द डेगलोच एटनबर्ग अ लॉन्ग ब्रेक एकाइडेना नेम्ड आफ्टर डेविड एटनबर्ग एंड लास्ट सीन इन 1961 हैव रीडिस्कवर इन ए रिमोट रीजन ऑफ इंडोनेशिया। तो जो आपका जैगलोच एटनबर्गी जो कि एक लॉन्ग ब्रेक एकाइडेनिया है, जिनका नाम जो है डेविड एटनबरो के नाम पर रखा गया है। इसको लास्ट देखा गया था 1961 पे। इसको फिर से रिडिस्कवर किया गया है रिमोट रीजन में इंडोनेशिया के। ये जो इल्यूसिव क्रिएचर है ये जाना जाता है इसके नॉक्टर्नल और इक्लूसिव नेचर के लिए, जो कि पाए जाते हैं साइक्लोप्स माउंटेन ऑफ पपुआ इंडोनेशिया में। The discovery also revealed a tree-dwelling shrimp, a kind of honey-eater bird unseen since 2008, and several previously unknown underground species. और ये जो डिस्कवरी है ये रिवील करता है ट्री ड्वेलिंग श्रिम्प के बारे में भी, जो कि एक काइंड है हनी ईस्टर बर्ड का, जिसको नहीं देखा गया था 2008 के बाद से, और बहुत सारे प्रीवियसली अननोन अंडरग्राउंड स्पीसीज के बारे में भी। एटनबर्ग नेम्स एक स्पीसीज के बारे में भी हम जान लें। सर डेविड एटनबर्ग हैज वेरियस स्पीसीज नेम आफ्टर हिम इंक्लूडिंग एन एक्सटिंक्ट प्लेसोरस, अ टास्मानियन स्नेल, अ गेको फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड कार्निवोरस पीचर प्लांट फ्रॉम द फिलीपींस। तो सर डेविड एटनबर्ग है, उनके नाम पे बहुत सारे स्पीसीज का नाम रखा गया है, जिसमें आपका एक्सटिंक्ट प्लेसियोसोरस, टस्मानियन स्नेल, गेको ऑस्ट्रेलिया का, कार्निवोरस पीचर प्लांट फिलीपींस का, इन सब का नाम रखा गया है। डेविड एटनबरो के बारे में हम जान लें। डेविड एटनबरो, द स्टीम ब्रिटिश नेशनलिस्ट एंड ब्रॉडकास्टर, इज नोन फॉर हिज एक्सटेंसिव कंट्रीब्यूशन टू नेचुरल हिस्ट्री एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। जो डेविड एटनबरो है, जो कि स्टीम ब्रिटिश नेचुरलिस्ट और ब्रॉडकास्टर थे, उनका जो है हम जानते हैं उनके एक्सटेंसिव कंट्रीब्यूशन के लिए नेचुरल हिस्ट्री और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन में। He has been the face of several groundbreaking wildlife documentary and series that explore the wonder of the natural world. Attenborough's work emphasized the urgency of conservation and educate the global audience on the beauty and importance of world ecosystem. वो जो थे वो चेहरे थे बहुत सारे ग्राउंड ब्रेकिंग वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्री के, और जो सीरीज ऑफ थे उनके उन्होंने एक्सप्लोर किया था जो वंडर एंड नेचुरल वर्ल्ड का। एटनबरो का जो काम था उसका फोकस था अर्जेंसी के ऊपर, कंजर्वेशन का, और एजुकेट करना ग्लोबल ऑडियंस को जो ब्यूटी और इम्पोर्टेंस है वर्ल्ड के इकोसिस्टम का। He received numerous awards and honor for his work and had various species named after him in recognition of his dedication to the field of biology and paleontology. उनको बहुत सारा अवार्ड और ऑनर दिया गया उनके वर्क को ध्यान में रखते हुए, और बहुत सारे स्पीसीज का नाम उनके नाम पर रखा गया रिकॉग्निशन देते हुए उनके डेडिकेशन को बायोलॉजी और पैलियोंटोलॉजी के फील्ड में। ये आप देख सकते हैं उस स्पीसीज के बारे में जिसके बारे में भी डिस्कस किया गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम CBAS। तो हम जानेंगे इसके बारे में क्यों न्यूज़ में आया, फिर क्या है सब कुछ। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम एंड गूगल अर्ली अर्थक्वेक वार्निंग सिस्टम did not effectively reach people during recent seismic event in Delhi and surrounding area। तो जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA का सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम है CBAS और गूगल का अर्ली अर्थक्वेक वार्निंग सिस्टम, ये इफेक्टिवली नहीं पहुंच पाया पीपल तक। जो अभी हाल ही में सिस्मिक इवेंट हुआ था दिल्ली और उसके आसपास के एरिया पे, हुआ क्या था, CBAS टेस्टेड बाय NDMA फेल्ड टू सेंड अलर्ट इन नॉर्थ इंडिया, रेजिंग कंसर्न अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ दिस अर्ली अलर्ट सिस्टम ड्यूरिंग सिस्मिक इवेंट। CBAS जो टेस्ट किया गया था NDMA के द्वारा, ये नहीं भेज पाया अलर्ट को नॉर्थ इंडिया पे, जिस कारण कंसर्न रेज हुआ है इसके इफेक्टिवनेस को लेके अर्ली अलर्ट सिस्टम का सिस्मिक इवेंट के दौरान। NDMA sismo.gov.in वेबसाइट भी क्रैश हो गया था ट्रेमल्स के दौरान, जिसने हिंडर कर दिया था जो एक्सेस था क्रूशियल इन्फॉर्मेशन का। गूगल एंड्रॉइड अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम सेंट अलर्ट इन रीजन नियर द इंडिया नेपाल बॉर्डर वेयर शेकिंग वाज स्ट्रॉन्गर। द ट्रेमल्स इन दिल्ली डिड नॉट ट्रिगर अलर्ट ड्यू टू देयर लो इंटेंसिटी। और जो गूगल का एंड्रॉइड अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम है, इसने भी अलर्ट जो है सिर्फ इंडिया नेपाल के बॉर्डर वाले एरिया में ही भेजा था, क्योंकि वहाँ पे जो शेकिंग था वो स्ट्रॉन्गर था। लेकिन जो ट्रेमल्स था दिल्ली में वो उतना ज़्यादा ट्रिगर नहीं किया अलर्ट को लोवेस्ट इंटेंसिटी के कारण। यही मेन रीजन था, इंटेंसिटी बहुत कम था, इस कारण जो है सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम ने अलर्ट नहीं भेजा। व्हाट इज NDMA सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम? ये आपका NDMA का सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम है क्या? NDMA का सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी है जो कि इनेबल करता है गवर्नमेंट को कि वो भेजे अर्जेंट डिजास्टर मैनेजमेंट मैसेज को सारे मोबाइल डिवाइसेस में, जो कि एक स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया पे है। Developed by CDOT under Department of Telecommunication, it is designed to deliver critical alert for severe weather warning, public safety, message, evacuation notice and other emergency information.
डेवलप किया गया है सीडॉट के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है ये। इसको डिजाइन किया गया है डिलीवर करने के लिए क्रिटिकल अलर्ट को, सीवियर वेदर वार्निंग, पब्लिक सेफ्टी मैसेज, इवैक्यूएशन नोटिस और दूसरे इमरजेंसी इंफॉर्मेशन के लिए। The system was recently tested in collaboration with Department of Telecommunication with sample alert labeled as sample testing message। और ये जो सिस्टम है इसको रिसेंटली टेस्ट किया गया है मिल के डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के साथ सैंपल अलर्ट लेबल के रूप में सैंपल टेस्टिंग मैसेज के द्वारा। NDMA के बारे में भी हम जान लें। National Disaster Management Authority, founded in 2005, headquartered in New Delhi, is an apex body mandated to lay down policy for disaster management. It was established through the Disaster Management Act 2005. It is headed by Prime Minister. जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है NDMA, इसको फाउंड किया गया था 2005 में। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे है। ये एक एपेक्स बॉडी है जो मैंडेट करता है पॉलिसी को डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। इसको इस्टेब्लिश किया गया था डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के मदद से। इसको हेड किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेन गुरियन कैनाल प्रोजेक्ट। तो जानेंगे हम बेन गुरियन कैनाल प्रोजेक्ट के बारे में। The current Israel-Palestine crisis in the Middle East has refocused attention on the ambitious Ben Gurion Canal project। जो अभी रिसेंट इसराइल पैलेस्टीन के कारण जो क्राइसिस हुआ था मिडिल ईस्ट में, इसने फिर से फोकस कर दिया है टेंशन को जो एम्बिशियस बेन गुरियन कैनाल प्रोजेक्ट है इसके ऊपर। इस प्रोजेक्ट के बारे में हम जानेंगे, इसके लोकेशन को समझेंगे। बेन गुरियन कैनाल प्रोजेक्ट इज अ थियोरेटिकल प्रपोजल टू कट ए कैनाल थ्रू इजराइल नेगेव डेजर्ट क्रिएटिंग एन अल्टरनेटिव रूट टू द सुएज कैनाल। जो बेन गुरियन कैनाल प्रोजेक्ट है ये एक थियोरेटिकल प्रपोजल है कि कट किया जाए कैनाल को इजराइल के नेगेव डेजर्ट से ताकि क्रिएट किया जा सके एक अल्टरनेटिव रूट को सुएज कैनाल के लिए। Envisaged in 1960, it aimed to challenge Egypt monopoly on the shortest trade route between Europe and Asia। इसको इन्वाइजन किया गया था 1960 के समय पे। इसका मकसद था चैलेंज करना इजिप्ट के मोनोपोली को जो शॉर्टेस्ट ट्रेड रूट है यूरोप और एशिया के बीच में। हाउएवर प्रोजेक्ट फेसेस इमेंस चैलेंजेस इंक्लूडिंग लॉजिस्टिकल कम्प्लेक्सिटी, हाई कॉस्ट, लॉन्गर रूट एंड सिक्योरिटी कंसर्न इन ए रीजन मार्क्ड बाय ऑनगोइंग मिलिट्री थ्रेट। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है इसको सामना करना पड़ रहा है बहुत सारे चैलेंजेस का, जिसमें लॉजिस्टिकल कम्पिटेंसी, हाई कॉस्ट, लॉन्गर रूट, सिक्योरिटी कंसर्न है। और ये जो रीजन है वहाँ पे ऑनगोइंग मिलिट्री थ्रेट भी है। सुएज कैनाल की अगर हम बात करें तो ये आपका एक आर्टिफिशियल सी लेवल वाटरवे है इजिप्ट में, जिसको कंप्लीट किया गया था 1869 में। ये कनेक्ट करता है मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से इस्टमस ऑफ सुएज के माध्यम से और डिवाइड करता है अफ्रीका और एशिया को। ये 193 किलोमीटर लॉन्ग कैनाल है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है यूरोप और एशिया के बीच में। हु वॉज बेन गुरियन? बेन गुरियन कौन थे? डेविड बेन गुरियन 1886 to 1973 was Israel founding father and its first prime minister. He played a pivotal role in establishing the state of Israel in 1948। तो डेविड बेन गुरियन थे 1886 to 1973। ये जो है इजराइल के फाउंडिंग फादर थे और पहले प्राइम मिनिस्टर भी। उन्होंने प्ले किया था एक इम्पॉर्टेंट रोल को इस्टेब्लिश करने को लेके जो स्टेट है इजराइल का, कब? 1948 के समय पे। ये आप देख सकते हैं जो बेन गुरियन कैनाल की बात कही गई है तो उसको कैसे कनेक्ट करेगा ये। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा OECD रिपोर्ट टुवर्ड एलिमिनेटिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन बाय 2040। तो जो OECD का रिपोर्ट है एलिमिनेशन को लेकर प्लास्टिक पॉल्यूशन को 2040 तक, इसके बारे में हम जानेंगे। तो रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज किया गया, डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, फिर सिंगल यूज प्लास्टिक, सब कुछ इससे रिलेटेड फैक्ट को हम सब कंसिडर करेंगे यहाँ पे। Organization for Economic Cooperation and Development OECD released an interim report titled Toward Eliminating Plastic Pollution by 2040, a policy scenario analysis revealing that 21 million ton of plastic leaked into the environment globally in 2022। जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट है OECD, इन्होंने रिलीज किया है एक इंटरिम रिपोर्ट को जिसका टाइटल है टुवर्ड्स एलिमिनेटिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन बाय 2040, आ पॉलिसी सिनेरियो एनालिसिस। ये रिवील करता है कि 21 मिलियन टन जो प्लास्टिक है ये लीक किया है इन्वायरमेंट में ग्लोबली पूरे विश्व में 2022 के समय पे। The report was presented in the third session of Intergovernmental Negotiating Committee on Plastic Pollution, which aims to establish an international binding agreement on plastic pollution। ये जो रिपोर्ट है इसको प्रेजेंट किया गया था तीसरे सेशन के दौरान इंटरगवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमिटी ऑन प्लास्टिक पॉल्यूशन के, जिसका मकसद था इस्टेब्लिश करना एक इंटरनेशनल बाइंडिंग एग्रीमेंट को प्लास्टिक पॉल्यूशन के लिए। The full report with more detailed analysis and policy guidelines is expected to in the first half of 2024। और जब फुल रिपोर्ट है और ज़्यादा डिटेल एनालिसिस और पॉलिसी गाइडलाइंस के साथ ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फर्स्ट हाफ में 2024 के रिलीज़ किया जाएगा। की फाइंडिंग क्या है इस रिपोर्ट का? अंडर द क्लाइमेट पॉलिसी इन प्लेस ऑफ 2021 टेकन एज ए बेस लाइन, दिस वर्ल्ड विल बी 50% इंक्रीज इन लीकेज ऑफ माइक्रो प्लास्टिक टू द इन्वायरमेंट बाई 2040।
जो क्लाइमेट पॉलिसी है उसके अंतर्गत, जिसमें कि 2021 का बेसलाइन लिया गया है, 50% इंक्रीज देखा जाएगा लीकेज में मैक्रो प्लास्टिक का इन्वायरमेंट में 2040 तक। अर्ली स्टिंगेंट एंड कोऑर्डिनेटेड पॉलिसी एक्शन ग्लोबली कॉस्टिंग जस्ट 0.5% ऑफ ग्लोबल जीडीपी could cut plastic waste generation in 2040 by a quarter below the baseline। और अर्ली स्ट्रिंगेंट और कोऑर्डिनेटेड पॉलिसी लेके पूरे विश्व के द्वारा जिसका कॉस्टिंग जो है सिर्फ 0.5% होगा ग्लोबल जीडीपी का, कट किया जा सकता है प्लास्टिक वेस्ट के जनरेशन को 2040 तक क्वार्टर बिलो जो बेसलाइन रखा गया है। डेट्रीमेंटल कंसिक्वेंसेस ऑफ कंटिन्यूअस प्लास्टिक यूज एंड वेस्टर वॉल्यूम, जो डेट्रीमेंटल कंसिक्वेंस पड़ रहा है कंटिन्यूड प्लास्टिक यूज और वेस्ट वॉल्यूम के कारण, तो इसको हम समझते हैं पहले। इसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट पड़ रहा है। एक्यूमुलेशन ऑफ प्लास्टिक इन ओशियन हार्मिंग मैराइन लाइफ, डिस्ट्रप्शन ऑफ इकोसिस्टम ड्यू टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। जो एक्यूमुलेशन हो रहा है प्लास्टिक का ओशियन में, ये हार्म कर रहा है मैराइन लाइफ को, ये डिस्टर्ब कर रहा है इकोसिस्टम को प्लास्टिक पॉल्यूशन के द्वारा। क्लाइमेट इम्पैक्ट की अगर हम बात करें, ग्रीन हाउस गैस एमिशन फ्रॉम प्लास्टिक प्रोडक्शन, एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस फॉर प्लास्टिक रिसाइकलिंग। ग्रीन हाउस गैस का एमिशन हो रहा है प्लास्टिक प्रोडक्शन के कारण और एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस है प्लास्टिक को रिसाइकल करना। हेल्थ इंपैक्ट की अगर हम बात करें, माइक्रो प्लास्टिक इंटर द फूड चेन, बायो एक्यूमुलेशन एंड अफेक्ट ह्यूमन हेल्थ, रेस्पिरेटरी इश्यू ड्यू टू बर्निंग ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। माइक्रो प्लास्टिक जो है वो इंटर कर रहा है फूड चेन में, बायो एक्यूमुलेशन हो रहा है और ये अफेक्ट कर रहा है ह्यूमन के हेल्थ को, और रेस्पिरेटरी इश्यू भी हो रहा है जो बर्न हो रहा है प्लास्टिक वेस्ट इस कारण। इकोनॉमिक इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो जो कॉस्ट एसोसिएटेड है क्लीनिंग को लेकर प्लास्टिक पॉल्यूशन का वो बहुत ज़्यादा है और इस कारण नुकसान हो रहा है टूरिज्म के रेवेन्यू का भी वैसे एरिया पे जो कि अफेक्टेड है प्लास्टिक डेब्रिज से। वाइल्ड लाइफ इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो इंजेक्शन ऑफ प्लास्टिक बाय एनिमल लीड टू फैसिलिटी इंटेंगलमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ इन प्लास्टिक डेब्रिज। जो इंजेक्शन होता है प्लास्टिक का एनिमल्स के द्वारा, इसके कारण फैटिलिटी हो रही है। इंटेंगलमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ के कारण प्लास्टिक डेब्रिज के कारण हो रहा है। रिसोर्स डिप्लीशन की अगर हम बात करें तो डिप्लीशन हो रहा है फॉसिल फ्यूल्स का प्लास्टिक प्रोडक्शन के कारण, जो ट्रेन अननेचुरल रिसोर्सेज का हो रहा है रॉ मटेरियल के लिए, ये भी एक नुकसान है। रिकमेंडेशन प्रपोज इन दिस रिपोर्ट, क्या रिकमेंडेशन प्रपोज किया गया इस रिपोर्ट में, तो कर्व किया जाए प्रोडक्शन को और डिमांड को, इम्प्लीमेंट किया जाए टारगेटेड टैक्सेस और रेगुलेशन को ताकि अवॉइडेबल प्लास्टिक को, जैसे कि इंडिया ने बैन किया है सिंगल यूज प्लास्टिक को 2022 से, रिस्ट्रिक्ट किया जाए प्रोडक्शन एंड डिमांड को सस्टेनेबल लेवल तक, जैसे कि उपयोग किया जाए अल्टरनेटिव ऑफ प्लास्टिक को, अडॉप्ट किया जाए लाइफ अप्रोच को इंडिया का। डिजाइन ऑफ सर्कुलरिटी, इंप्रूव किया जाए प्लास्टिक के प्रोडक्शन प्रोसेस को इको डिजाइन क्राइटेरिया के माध्यम से, इस्टेब्लिश किया जाए प्रोडक्ट स्टैंडर्ड को जो कि प्रमोट करे रीयूज को, इन्हेंस किया जाए रिसाइकलिंग को, मजबूत करना होगा मटेरियल रूप्स को इंप्रूव करके सेपरेट कलेक्शन को, सॉर्टिंग को और रिसाइकलिंग को प्लास्टिक वेस्ट का, इम्प्लीमेंट करना होगा मीजर्स को जैसे कि एक्सटेंडर प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी को, क्लोज लीकेज पाथवे डिक्रीज करना होगा जो इन्वायरमेंटल लॉसेस हो रहा है इंप्लीमेंट करके इफेक्टिव वेस्ट कलेक्शन को और डिस्पोजल मेथड को। इनिशिएटिव टेकन टू टैकल माइक्रो प्लास्टिक, जो इनिशिएटिव लिया गया है टैकल करने के लिए माइक्रो प्लास्टिक से, तो पहले हम ग्लोबल इनिशिएटिव जान ले। जैसे कि जो ग्लोबल पार्टनरशिप किया गया है मैराइन लीटर जीपीएमएल, ग्लो लीटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट, लंदन कन्वेंशन 1972, इंडिया स्पेसिफिक इनिशिएटिव की अगर हम बात करें तो एलिमिनेशन सिंगल यूज प्लास्टिक का, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, यूएन प्लास्टिक कलेक्शन, केरला बीच प्लास्टिक पॉल्यूशन इनिशिएटिव, ये सारे कुछ भारत के द्वारा लिए गए इनिशिएटिव है। किस तरीके से दूसरे कंट्री डील कर रहा है सिंगल यूज प्लास्टिक से, तो कंसेंसस हुआ है एसयूपी एंड यूएन पे। इस साल 124 कंट्री पार्टी ने यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली में, जिसमें कि भारत भी था, साइन किया एक रेजोल्यूशन को कि वो ड्रॉ करेंगे एक एग्रीमेंट को जो कि फ्यूचर में ये लीगली बाइंडिंग करेगा सिग्नेटरी के लिए कि वे एड्रेस करेंगे फुल लाइफ ऑफ प्लास्टिक का प्रोडक्शन और डिस्पोजल के लिए और एंड करेंगे प्लास्टिक पॉल्यूशन को। 68 कंट्री ने प्लास्टिक बैग को बैन किया है अलग अलग डिग्री ऑफ इन्फोर्समेंट के साथ। बांग्लादेश जो है वो पहला कंट्री बन गया था जिसने बैन किया था थिन प्लास्टिक बैग को 2002 में ही। चाइना ने इश्यू किया एक बैन को प्लास्टिक बैग के ऊपर 2020 पे, जिसको कि फेज मेथड में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। यूरोपियन यूनियन की अगर हम बात करें तो यूरोपियन यूनियन ने बैन कर दिया है सर्टेन सिंगल यूज प्लास्टिक को जिसका अल्टरनेटिव अवेलेबल है। एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्लास्टिक की अगर हम बात करें तो बायो प्लास्टिक, ये मटेरियल बायो सोर्स से तैयार होता है जो कि बायोग्रेडेबल या दोनों हो सकते हैं। ये बनते हैं रिन्यूएबल बायोमास सोर्स से जैसे कि कॉर्न, स्टार्च, शुगर कैन या कैसावा से। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक क्या है, तो प्लास्टिक जो कि अदर देन कंपोजिटेबल प्लास्टिक होता है जो कि कंप्लीट डिग्रेड हो सकता है बायोलॉजिकल प्रोसेस के माध्यम से एम्बिएंट इन्वायरमेंट में। कंपोस्टेबल प्लास्टिक, वैसे प्लास्टिक जो कि डिग्रेड होते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस के मदद से कंपोस्टिंग के द्वारा जो कि इल्ड करता है CO2, वाटर, इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड बायोमास को।
ऑक्सो डिग्रेडेबल की अगर हम बात करें तो ये कन्वेंशनल प्लास्टिक है, जैसे कि पी हो गया, जो कि इंक्लूड करता है एडिटिव को, जो मदद करता है उनको ब्रेक डाउन करने में स्मॉलर फ्रेगमेंट में, जिसके कारण जो है माइक्रो प्लास्टिक लीकेज होता है इन्वायरमेंट में। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.